नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी और मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है। वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत कम वक्त में उत्तर प्रदेश से लेकर देश में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, अपने दम पे बनाई है। भले ही वो राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जमीन से उठकर दिल्ली की चौखट पर आकर वो विधायक बने हैं। पंकज सिंह नाम है। आप देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब के बेटे हैं और बीजेपी में कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम की शुरुआत की थी और अब वो उत्तर प्रदेश में महासचिव हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। पंकज जी, एक बड़ा सवाल ये होता है कि हमेशा राजनीति विरासत में मिलती है। चूंकि आपके फादर इस देश के बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़ा नाम है, होम मिनिस्टर रहे हैं, फिलहाल मौजूदा समय में रक्षा मंत्री हैं, लेकिन आपने आम कार्यकर्ता की तरीके से मेहनत की और मेहनत करने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा चेहरा बन गए। बिल्कुल, देखिए, परिवार में पिताजी तो थे ही, हैं ही हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन मैंने कोशिश किया कि एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह ही ग्रेजुअली धीरे धीरे काम करते हुए आगे आऊं। और यही कारण था कि लगभग लंबे समय तक मैं बहुत ही पार्टी के बिना किसी दायित्व के, बिना कार्यकारिणी के भी, बिना सदस्य के, सिर्फ नॉर्मल सदस्य जो कोई हो जाता है वैसे काम किया मैंने। उसके बाद युवा मोर्चा की 400 लोगों की कार्यकारिणी में, फिर 400 लोगों की पार्टी की कार्यकारिणी में, फिर दायित्व लेते लेते किया। 2007 में टिकट मिलने के बाद, रिलीज होने के बाद भी यह आग्रह करते हुए कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ थोड़े दिन और काम करूं, उसके बाद पार्टी भविष्य में कुछ तय करेगी तो देखेंगे। तो 2007 छोड़ा और 17 में आकर आप देखते हैं तो मैं 17 में नोएडा से चुनाव लड़ा हूं। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये जन सेवा का काम है, ये सिर्फ कोई एमएलए एमपी बनने वाला काम नहीं है। तो इसमें आने में पहले अपना तजुर्बा होना चाहिए, कार्यकर्ताओं के अंदर आपके प्रति विश्वास होना चाहिए और जमीन की जानकारी खुद भी होनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि लगभग 10-12 साल मुझे और काम करके आगे आना चाहिए। तो इसीलिए 7 छोड़ा और 17 में लगा। पंकज भाई, मुझे याद है कि 2007 से आपको वाराणसी से टिकट मिल रहा था, लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, अभी और काम करना चाहिए और सीखना चाहिए। अमूमन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके परिवार के लोग आते हैं, सीधे विधायक और सांसद बन जाते हैं। चाहते तो आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने जमीन से लेकर मेहनत की, गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे खूब घूमे, बीजेपी का खूब काम किया। आज आप चाहते तो लखनऊ से, इधर से, उधर से, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे। आपने नोएडा को क्यों चुना? देखिए, ये चुनने का अधिकार बहुत हद तक हमारे पास नहीं था। ये तो पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करती है, वही हम जैसे कार्यकर्ता वही काम करते हैं। और जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने दिया है उसको बखूबी करने की कोशिश अपने तरफ से मैंने की है, भविष्य में भी करता रहूंगा। और पार्टी ने कहा उस समय, साथ में कहा बनारस से लड़ो, तो वहां गया, लेकिन लगा उस समय मुझे रुकना चाहिए, इसीलिए मैं रुका। 17 में कहा कि नोएडा लड़ना है तो मैं नोएडा लड़ा हूं। 22 में कहा नोएडा लड़ना है तो 22 में नोएडा लड़ रहा हूं। तो पार्टी जो कहती है मैं तो वही करता हूं। लेकिन आपके लिए भी नोएडा जब 2017 में आप आए, यह आपके लिए एक नया था। भले ही आपने स्कूल पढ़ाई यहां से की थी, नोएडा से आप वाकिफ थे, लेकिन चुनावी तौर पर किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा सवाल यार ये होता है कि मैं जाऊंगा वहां, मुझे जमीन तैयार करनी पड़ेगी, हार जाऊंगा, जीत जाऊंगा। क्या 2017 में आपके मन में कोई ऐसा डर था? नहीं, कहीं बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ये डर नहीं था, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं का या पार्टी का जो प्रभाव है वो सबसे बड़ा है, किसी भी व्यक्ति से बड़ा। हमारी संगठन की यही तो ताकत है, कोई व्यक्ति इसमें बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा सिर्फ और सिर्फ संगठन है। और संगठन का इतना व्यापक काम है नीचे तक कि उसकी कल्पना विपक्ष कर भी नहीं सकता है। तो पार्टी ने कहा, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ आया, एक पारिवारिक भाव के साथ कार्यकर्ताओं ने भी मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे खुशी है कि नोएडा के लोगों का भी उसके बाद खूब आशीर्वाद मिला, खूब साथ मिला। पंकज जी, एक और चीज है, नोएडा चूंकि दिल्ली से सटा हुआ है, मॉडर्न उत्तर प्रदेश का शहर है और सबसे ज्यादा यहां आप देखते होंगे जिस तरीके से विस्तार हुआ है, आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहां के लोगों को कन्विंस करना 2017 में 2022 में कितना डिफरेंट आप देखते हैं, कितना मुश्किल भरा है, या किस तरीके से आपने उनको समझाया बुझाया जो यहां पर आप लगातार विधायक बने हुए हैं? देखिए, जब मैं 17 में आया था तो एकदम से नया कैंडिडेट था, लोग पार्टी का भी खूब एक जो हवा थी वो भी ज़बरदस्त थी।
और वो 22 में भी है। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब मैं आया था तो मैं कुछ बातें, मैं देखिए बड़े बड़े वादे मैंने कभी नहीं किए थे। मैंने हमेशा 17 में भी यही कहा था कि जो मैं कर पाऊंगा वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे खुशी है कि नोएडा की जो भी समस्याएं मूलभूत थीं, जो कि यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं थीं कि वो सॉल्व हों, उन सब पे काम किया है और काफ़ी हद तक सभी चीज़ों पर सफलता भी मिली है। हाँ, लेकिन 22 में स्वाभाविक रूप से इस बार मैंने सिर्फ विपक्ष की तरह कि ये भी करूंगा वो भी करूंगा, जो उनके हाथ में नहीं है वो भी वो बोल रहे हैं। खैर, ये विपक्ष की आदत है। लेकिन मैंने 22 में मैंने पहले हर बात पे मैंने ये कोशिश की है कि पहले 17 से 22 की अपनी उपलब्धियों को मैं बताऊं, सकारात्मक बातों को भी मैं उनके सामने रखूं, और 22 के बाद जो तैयार किया है प्लेटफॉर्म 17 से 22 के बीच में, उससे ऊपर फिर नोएडा को लेकर जाएंगे और भव्य और सुंदर और सुरक्षित इसको बनाएंगे। ऐसा क्या चीज है जो पिछले 5 साल में पंकज सिंह ने नोएडा वासियों के लिए किया? देखिए, तो लंबी लिस्ट है। आप देखें तो यहाँ डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ बैठते थे, अब 2 दिन वीक में नोएडा बैठते हैं। ट्रांसफर चार्जेस जो मकान के खरीदने बेचने पे जो लगते थे 5%, वो 2.5% हुआ, तो 50% वो कम हुआ। उसके अलावा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, यहाँ पर सरकारी प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प करना, उसमें स्मार्ट बोर्ड्स लगना, टॉयलेट्स बनना, वाटर कूलर लगना, बिल्डिंग का रिनोवेशन उसका होना, पेरेंट टीचर मीटिंग सरकारी प्राइमरी स्कूलों में एक ऐतिहासिक यहाँ पर काम था। उसके अलावा अनेक क्षेत्रों में सभी पे हाई राइज बिल्डिंग में लगभग 45,000 लोगों की को पोजीशन मिला। 22,000 के आसपास लोगों ने, 22-23,000 लोगों ने रजिस्ट्री कराई है। ओपन जिम गांव में, शहरों में सभी जगह लगे हैं। किसानों की लंबित पड़ी 30-35 साल की पुरानी समस्या थी आबादी से संबंधित, तो वो प्रति परिवार, हर परिवार में प्रतिबालिग जो 450 मीटर की छूट होती थी, अब वो 450 मीटर बढ़कर 1000 मीटर होगी, यह समझौता हुआ है। तो मैं समझता हूं कि बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। कई स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पर बढ़ी है। कोविड के समय में भी, मैं उन बातों की बहुत चर्चा तो नहीं करता हूं, लेकिन कोविड के समय में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगभग हम लोग 60-65 हज़ार घरों तक हम लोगों तक पहुंचे हैं और राशन लेकर, और रात दिन उसमें सभी लोग लगे, तो हमेशा ही लगे। और देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि को तो 5 साल का कार्यकाल था, लेकिन हम लोगों को अचानक से 3 साल के बाद 2 साल के लिए इस तरीके से आपदा एक आ जाएगी, कोविड, और पूरा देश, विश्व, शहर पूरा थम सा जाएगा, ये कल्पना भी किसी को नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद लगभग 900-950 से भी ज्यादा जन संवाद करके लोगों के लिए उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नोएडा डेवलप हो, वो कोशिश भी किया है। पंकज भाई, नोएडा चूंकि मॉडर्न शहर है, दिल्ली से सटा हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा को लगातार आगे बढ़ाने के लिए आपके कंधों पर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। चूंकि आप यहां से विधायक हैं और आप इसी शहर में पढ़े भी हैं, अमेठी से आपने पढ़ाई भी की है। सबसे बड़ी बात यह कि 2022 में आपके लिए क्या चुनौती होने वाली है कि फिर से आप यहां विधायक बने और फिर से यहां के लोगों का विकास करें, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार आपके ऊपर अटैकिंग मूड पर हैं। देखिए, उनके पास क्योंकि मुद्दा ही कोई नहीं है और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी विजयी होने वाली है, तो उनके पास उसके अलावा फिर भाजपा को कोसने के अलावा कभी भी कांग्रेस, सपा, बसपा ने कुछ किया ही नहीं है, चाहे वो मोदी जी पर हो, चाहे योगी जी पर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी पर हो। तो यहाँ नोएडा में भी अगर वो कर रहे हैं तो इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं तो ईमानदारी की बात करता हूं, अगर उनको इतनी ही ईमानदारी है और इतना ही अगर जनता की चिंता है तो उनको बताना चाहिए कि क्यों यहाँ के, आज मैं देखता हूँ कि कई जगह वो लोग कहते हैं किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे, ये करेंगे, वो, लेकिन उनको बताना चाहिए कि समाधान करेंगे कि नहीं, किया क्या है आपने। जब तक उनकी सरकार थी, ये सब मिलजुल कर चलते थे, तो यहीं पर इसी गौतम बुद्ध नगर में किसानों के ऊपर लाठी चली है, किसानों के ऊपर गोली चली है, किसानों की जमीन लेकर बिल्डर्स को दे दिया, बिल्डर्स को अथॉरिटी की ताकत दे दी, वो आगे बेचने लगे। आज हाई राइज के में रह रहे लोगों को रजिस्ट्री और पोजीशन की समस्या जो भी है वो सपा बसपा कांग्रेस की वजह से है। तो मुझे लगता है कि मैं सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी बातों को, अपने वादों को बहुत ईमानदारी पूर्वक और हर एक शब्द को बहुत तौल कर जनता के साथ उनको बोलना चाहिए। जनता की आंखों में धूल झोंक के पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, और मैंने न कभी किया है, न कभी करूंगा। जो सही होता है वही कहता हूं, जो गलत होगा न कभी कहा है, न करूंगा, न कभी कहूंगा।
इतना तय है। और नोएडा के लोग अब इस बात को जानते हैं और ये समझते हैं कि पंकज सिंह ने क्या कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है और विपक्ष ने क्या किया है और कितना करेंगे, लोग जानते हैं। पंकज भाई, आप भी बिल्कुल जैसे राजनाथ सिंह जी हैं, बड़ी साफगोई से बात करते हैं, विपक्ष पे बहुत ज्यादा कटाक्ष नहीं करते हैं, आप भी उन सब चीजों से बचते हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, 3 बार से लगातार उन पर दांव खेला जा रहा है, इस बार भी वो मैदान में है। लड़की हूं लड़ सकती हूं की तर्ज पर प्रियंका जी ने लगातार यहां प्रचार किया है। लेकिन वो जिस तरीके से वो कहते हैं कि साहब वो तो राजा के बेटे हैं और हम तो साहब गरीब घर के लोग हैं, मीडियम परिवार के लोग हैं, लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए सड़क पर आए हैं, उनको किस तरीके से आप चुनौती देंगे? नहीं, देखिए, चुनौती तो उनके सामने है, जनता के सामने अपने आप को सिद्ध करने की उनके सामने चुनौती है। अपनी क्रेडिबिलिटी जो वो खो चुके हैं, उस विश्वसनीयता को पाने की चुनौती उनके पास है, उनके दल के पास है। उनके पास मतलब उनके दल के सामने, सपा बसपा कांग्रेस के सामने। इसीलिए मैं किसी पर कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूं। मैं तो, मेरे सामने मिलते भी हैं लोग तो मैं तो यही कहता हूं कि सबको शुभकामनाएं हैं, लेकिन सबको बात जनता के सामने लेकिन ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। जनता की आंखों में अब मैं देखता हूं ऐसे बड़े बड़े वादे भी लोग कर देते हैं जो कि शायद उनके हाथ में भी नहीं है, लेकिन वो भी बोल देते हैं। लेकिन बोलते समय बहुत ही नाप तोल कर बोलना चाहिए। मेरा हमेशा मानना है कि बोलना उतना ही चाहिए जो आप करके जनता को समर्पित कर सकें, और वही कोशिश हम लोगों ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने भी और मैंने भी। 2017 में और 2022 के चुनाव में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता यहां पर नहीं आ पा रहे हैं कि महज कुछ दिन बाकी हैं, चंद दिन बाकी हैं जो यहां पर वोटिंग होनी है पहले चरण में। पिताजी आए अभी तक यहां पर वोटिंग करने के? भाई चलो मेरे बेटे लड़ रहे हैं, पंकज सिंह, चलो उनके लिए मैं वोट मांगने के लिए चलता हूं। नहीं, देखिए, पार्टी में काम करते वक्त वो भी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और मैं भी प्रदेश का अपना एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूं। परिवार में हम लोग स्वाभाविक रूप से परिवार के एक पिता पुत्र की तरह ही हैं, लेकिन जब दल की राजनीति में, जब जमीन पर हम लोग आते हैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में ही वो भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूं। और अगर पुत्र की ही बात होती कि पुत्र को ही ये करना है तो अब तक मैं भी 2007 में क्यों छोड़ा होता, मैं भी अन्य ये सपा कांग्रेस की तरह स्कूल से निकलकर मैं भी संसद में बैठकर मैं भी कुछ बन गया होता। तो लेकिन मैं एक कार्यकर्ता की तरह ही आगे बढ़ा हूं और उनकी भी हमेशा यही इच्छा रहती है, उनकी विचारधारा भी हमेशा यही है, और उनके ही इशारे पर, उनके ही एक इच्छा मात्र जानकर ही 2007 में मैंने छोड़ दिया था। और भविष्य में ये, इसीलिए कई बार लोग पूछते हैं कि क्या है नहीं है, मैं हमेशा ये कहता हूं तो जो भी उनके मन की, उनको कहने की जरूरत भी नहीं है, जो उनके मन की में ये मेरे लिए ये इच्छा भी है, अगर इतना भी जान लूंगा तो मैं वही करूंगा जो। पंकज भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक पिता के नाते राजनाथ सिंह जी यहां पर आए, मेरे विधानसभा में घूमे और लोगों से मेरे लिए वोट की अपील करें? कभी ऐसा महसूस होता है? नहीं, देखिए, क्योंकि बहुत नजदीक से हम लोगों ने, मैंने उनको देखा है, हमेशा बहुत ही उसूलों की, बहुत ही सिद्धांतों की पॉलिटिक्स उन्होंने की है। और मैंने कहा कि इसी वजह से उस समय 10-12 साल पहले, और एक बार नहीं कई बार मौके मिले, लोग 7 को जानते हैं लेकिन 12 भी हुआ, 14 भी हुआ, ये सब हुआ। लेकिन इसलिए ही हम लोग नहीं लड़े, क्योंकि बड़ा जीवन, वो इमरजेंसी में 18-19 महीने जेल में रहकर और सामान्य एकदम परिवार से, गांव से उठकर आज इस जगह पर वो पहुंचे हैं, तो जिन सिद्धांतों और उस पर चलकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि उसको बनाए रखना, उसको बचाए रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है। तो उनको, और वैसे भी एक नेता के तौर पर जो पार्टी जहां उनका कार्यक्रम लगाती है वो जाते हैं। लेकिन हाँ, नोएडा वो नहीं आ रहे। कुछ दिन बाकी हैं पंकज भाई, जो चुनाव इस वक्त आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, आसपास के जो सेक्टर्स हैं वहां जा रहे हैं, वहां के लोग अब आपसे क्या उम्मीद करते हैं? और जो आप लगातार नया नोएडा बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज ऐड ऑन करने वाले? देखिए, मैं जहां पे भी जा रहा हूं बहुत अच्छा लगता है कि रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग बहुत सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, उम्मीद है। हाँ, दूसरी बार जब आप पहली बार के बाद चुनाव लड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से, और काम आपका देखकर विश्वास भी लोगों का जब जगता है, योगी जी से, मोदी जी से, फिर जो यहाँ हमने काम किया है अपने बड़े नेताओं के आशीर्वाद से, तो स्वाभाविक रूप से लोगों की अपेक्षा होती है, उनको लगता है, तो वो अपनी बात भी बताते हैं।
और ये मोदी जी ने जैसा कहा था कि अपना रिपोर्ट कार्ड देना है, ये हर एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, तो मैं भी उन बातों को लोगों तक रखता हूं। हाँ, भविष्य में नोएडा के लिए मैंने कहा कि कोई ऐसा बड़ा काम है नहीं नोएडा में जो जरूरत है नोएडा के लोगों की जिस पर हमने प्रयास न किया हो। सब पे प्रयास किया है, और किसी में ज्यादा सफलता मिली है, किसी में थोड़ी कम मिली होगी, लेकिन सफलता मिली है। और इतना तय है कि जो भी सही है और लोगों के हक में है वो होगा, और उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती है। 2017 में आप 1 लाख से ज्यादा वोटों से यहां जीते हैं, हाई प्रोफाइल सीट है। पंकज सिंह को क्या उम्मीद है कि 2022 के चुनाव में ये आंकड़ा बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो मौसम अच्छा है, लोगों के मन में बहुत जागरूकता भी है अब, और देश के लिए निकलने का, वोट करने का। मुझे लगता है परसेंटेज भी अच्छा, वोटिंग परसेंटेज अच्छा होगा। मैं अपील भी लोगों से करता हूं कि वोट देने जरूर निकला करें, और अगर परसेंटेज अच्छा रहा तो ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा नोएडा से। यानी नोएडा से मैं ये मान के चलूं कि पंकज सिंह जीत रहे हैं और इस बार कैबिनेट की तरफ जाएंगे? कैबिनेट और अन्य चीजों पर तो पार्टी और शीर्ष नेतृत्व तय करता है, लेकिन हाँ, जनता का आशीर्वाद खूब मिल रहा है, तो उसको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि यहां से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। आप उत्तर प्रदेश के बीजेपी के महासचिव भी हैं, उत्तर प्रदेश की भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है। पूरे अगर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को क्या लग रहा है, कितनी सीटें इस बार मिलेंगी? पहले से ज्यादा बढ़ रही हैं, घट रही हैं? अब हाँ, तो अब महासचिव अभी तक था, अब उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो लेकिन मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मैं युवा मोर्चा का इंचार्ज भी हूँ, तो दौरा करने का मौका मिला। सब देख के मुझे लगता है कि भाजपा 300 से ऊपर, 350 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में आएंगी। यानी जो अमित शाह जी बार बार मन से कहते हैं अब की बार 300 पार, नहीं, वो पाएंगे, हम लोग वो अचीव करेंगे, आज भी लगता है। यानी पंकज सिंह ये कह रहे हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं आप ये कह रहे हैं कि 300 पार बीजेपी बिल्कुल सरकार बना रही योगी जी? बिल्कुल। और पंकज सिंह, मैं मानूं कि पंकज सिंह इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं? नहीं, पंकज सिंह, अब उसके बारे में निर्णय तो फिर पार्टी ही तय करती है कि किसको क्या करना है। जो भी जिम्मेदारी रहेगी पार्टी की, उसको मैं पूरी तरीके से फॉलो करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पंकज सिंह, बड़ी साफगोई से बात करते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं, और ये इनकी जो अदा है इनको विरासत में मिली है। चूंकि राजनाथ सिंह जी इतनी ही सादगी से, इतनी ही ईमानदारी से बात करते हैं, और इसीलिए उनको लोग पसंद करते हैं, इसीलिए पंकज सिंह को पसंद करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में नोएडा का काफी विकास हो, उत्तर प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो। थैंक यू।